देखिए, हिंदी के किसी बड़े शायर ने कहा है कि अगर कोई आपको सुन लेता है तो इसमें सर मेरा वोल्टेज इसे ज़्यादा मैं कम कर पा रहा नहीं, वहाँ पे कमे रखिए। अगर कोई आपको सुन लेता है तो इसमें आपके कहने का कोई गौरव नहीं, ये सुनने वालों का बड़प्पन है क्योंकि आपको सुन लेते हैं। आज सुबह सुबह में एक सच्ची घटना बता दूं आपको। सुबह सुबह में सोच रहा था कि दिन भर में आज कभी ना कभी एक मौका तो मिलेगा ही कि माइक हाथ में आएगा और फिर बोला जाएगा कि कुछ ना कुछ कहिए। तो उसी टाइम अचानक दिमाग में 3-4 तरह की बातें आने लगी। एक एक बातें आपसे शेयर करता हूँ। पहली बात यह आई दिमाग में कि साधारण तौर पे जो लोग मंच पे जाते हैं उनके चेहरे बड़ी चमकदार नजर आते हैं, क्योंकि जितनी भी आंखें होती हैं वे सभी के सभी उन लोगों की तरफ एकदम टकटकी लगा करके देख रही होती हैं। चाहे वह टकटकी का लगना चाहे जिस भी कारण से हो, लोगों की ये उम्मीद होती है कि उसके मुंह से जो शब्द निकलेंगे या तो उसे आनंद की प्राप्ति होगी, या तो फिर कुछ सीखने को मिलेगा, या फिर कुछ और भी तरह की बातें हो सकती हैं। लेकिन फिर भी जो लोग मंच पे जाते हैं वे आखिर अपनी बातें कैसे करें। मैं यहाँ पे मेरे दो टारगेट ऑडियंस हैं जो लोग अभी हमको सुन रहे हैं। एक तो टीचर्स हैं, एक मेरे बच्चे हैं जो हमको सुन रहे हैं। तो साधारण तौर पे जो लोग भी मंच पे जाते हैं तो वे आखिर अपनी बातों को कैसे शुरू करें। फिर समझ में आया कि ऐसा करता हूं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बहुत बड़े फिलोसफर हैं, तो ऐसा हो सकता है कि जितने भी दर्शन शास्त्र के बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, फिलोसफर हैं जितने बड़े बड़े, उनके 4-5-10 उदाहरण याद कर लेता हूँ। अनिकेत सर आपको मजा आएगा सुन करके। उनके 10-5 उदाहरण याद कर लेता हूँ, एकदम बिल्कुल बिगिनिंग से शुरू करता हूँ। भारतीय दर्शन शास्त्र में सबसे पहले भर्तृहरि से शुरू करता हूँ, फिर बाद में सीधे चला जाता हूँ अमेरिका। वहाँ पे वहाँ के बहुत बड़े दर्शन शास्त्री हैं डॉक्टर अल्फ्रेड, उनका उदाहरण कर लेता हूँ। इस तरह से अपनी बौद्धिकता का जो गालिब जमाने में, रोग जमाने में मजा है। लोग जब देखेंगे अरे वाह क्या रेंज है इसका, एकदम भर्तृहरि से शुरू किया, पहुंच गया पूरा अमेरिका के बड़े इतने बड़े फिलोसफर के पास। इस तरह से अपनी बौद्धिकता का रोग जम जाएगा। फिर लगा कि नहीं ये तरीका ठीक नहीं है, दूसरा तरीका। फिर दूसरे वाले तरीके में याद आया कि जाऊंगा और जा करके बिल्कुल एक ओज वाले कवि के जैसे पूरे अनुप्रास अलंकार का प्रयोग करते हुए जा करके बोलूंगा कि देखो हिंदुस्तान तुम्हें पुकार रहा है। कश्मीर के कन्याकुमारी के खेतों में जब केसर के बदले जब लाल रंग के कुछ छींटे दिखाई पड़ती हैं, और साथ ही साथ कन्याकुमारी के कोचीन में एक मछुआरा समुद्र में जाल डालने जा रहा है, और उस समय कवि चिंतित हो जाता है कि आखिर वो मछुआरा जब कोचीन में, जब समुद्र में जब जाल डालने जा रहा है तो आखिर वह वापस लौटेगा भी नहीं कि नहीं लौटेगा, या फिर श्रीलंका के किसी नौसेना के जवान के द्वारा पकड़ा जाएगा। फिर दूसरी बात में डर लगता है ये सोच करके कि कश्मीर में जो केसर के बदले जो लाल रंग के छींटे दिखाई पड़ रहे हैं, आखिर इसका हल क्या होगा। फिर लगा कि फरेब जो है देखने सुनने में ठीक लगता है, चखने में ठीक नहीं लगता है। फिर लगा कि कुछ और तरीका देखते हैं, कुछ और तरीका क्या होगा। फिर तीसरा तरीका दिमाग में आया कि जाऊंगा और जा करके बोलूंगा कि मेरे पास 2 हाथ हैं, 2 हाथ में 10 उंगलियां हैं, इस उंगलियों में एक डोरी है, उस डोरी से लगी हुई एक पतंग है, उंगलियों को पता है कि डोरी को कैसे कसना है। फिर पतंग उड़ने लगती है, पतंग उड़ते उड़ते आसमान में जाती है। ये उसी आसमान में जाती है जहां पे बहुत सारे तारे टिमटिमा रखे होते हैं। उन्हीं सारे तारों के टिमटिमाने के बीच में वो पतंग छूट जाता है। फिर
अंत में कुछ नजर नहीं आता और अंत में उन 10 उंगलियों में से वो पतंग की डोर भी छूट जाती है। फिर लगता है कि जो पतंग है, पतंग आसमान में सबसे उस बिंदु पे पहुंच गया है जहां पे तारे हैं, क्योंकि डोरी अब हाथ में नहीं है। फिर लगा कि बेकार की कहानियां को सुनाने का कोई मतलब नहीं, ये तरीका विरासत नहीं आया। फिर लगा कि अगला क्या तरीका हो सकता है, तब समझ में आया कि भाई अपना तरीका ही हमेशा काम आता है, किसी और का कोई तरीका कोई काम नहीं है। तो यहां पे मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा था कि जब आप मंच पे जाते हैं, जब लोगों की आंखें जब आपके तरफ देख रही होती हैं, तो उनकी बहुत सारी आशाएं आपसे जुड़ी होती हैं। दोनों के लिए, सबके लिए बातें, लोगों की आशाएं आपकी तरफ जुड़ी होती हैं। लोग टकटकी लगा करके आपकी तरफ देख रहे होते हैं कि आपके मुंह से क्या आवाज निकलने वाला है। और उस टाइम डोंट ट्राई टू कॉपी टू एनीवन, आप खुद की आवाज बनिए, क्योंकि ओरिजिनल कॉपी हमेशा से डुप्लीकेट कॉपी से ज्यादा अच्छा होता है, ज्यादा महंगा बिकता है। खैर, 2-3 तरह की और भी बातें हैं कि टीचर्स डे क्यों है, इसके ऊपर बहुत चर्चा हो चुकी है कि बहुत बड़े फिलोसफर हैं, फिलोसफी के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, उनको बच्चे बहुत पसंद करते थे। आज तो क्लास 10 में हम लोग दिखा रहे थे, द ललन डॉग का एक शो था, उसमें क्लास 10 में मैंने वीडियो में दिखाया वहाँ पे, तो उसमें पता चला कि जब वे मद्रास में, चेन्नई में जब फिलोसफी पढ़ाते थे, 20 साल का उम्र था, और वह युवा शिक्षक जब पढ़ा रहा था अपने क्लास में, फिर अचानक एक बार ऐसा हुआ कि उसका तबादला हुआ। अब की बार तबादला दिल्ली में था, और उस 20 साल के युवा शिक्षक को बच्चे इतने पसंद करते थे, एक बग्घी बुलाई गई, एक पूरा का पूरा समारोह हुआ जिसको विदाई समारोह कहा जाता है। एक बग्घी बुलाई गई विदाई समारोह के तुरंत बाद। उस बग्घी में जाकर के जैसे शिक्षक बैठा, अब उस बग्घी को खींचने के लिए कोई घोड़े नहीं थे, उस बग्घी को खींचने के लिए छात्र वहां पे चले गए। छात्रों ने उस बग्घी को खींच करके उसको मद्रास के रेलवे स्टेशन पे लेकर के गए। तो लोगों को समझ में आया पूरे रास्ते आखिर कौन जा रहा है, जिसको कोई जानवर नहीं खींच रहे हैं, इसको तो बच्चे खींच रहे हैं। फिर समझ में आया कि नहीं, ये एक फिलोसफी का एक बहुत बड़ा अध्यापक है, उम्र कितनी है, तो मात्र 20 साल। तो लगा कि नहीं, ये शिक्षक आगे जाकर के कुछ ना कुछ कमाल करने वाला है। दौर बदला, वह शिक्षक चला जाता है विदेश, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, वहां पे जाके पहले पढ़ाई करता है, फिर बाद में वहीं पे प्रोफेसर हो जाता है। फिर वहां पे प्रोफेसर होने के बाद से फिर जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जब खुल रहा था, तो उस समय मदन मोहन मालवीय उसको वहां पे बुला लेते हैं। वहां पे आकर के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का वह सबसे पहला उप कुलपति बनता है, वाइस चांसलर बनता है उस यूनिवर्सिटी का। उसी दौर में उसकी जान पहचान हो जाती है उस अध्यापक की। अब युवा नहीं कहेंगे, 40 पार कर गया। हालांकि भारतीय राजनीति में 50 साल हो जाने पर भी लोग युवा कहलाते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। खैर, युवा कह सकते हैं इस दौर पर, मान लीजिए कि हम उसको युवा नहीं बोल रहे, तो वह युवा अध्यापक, हम जान रहे हैं कि आप लोग बोर हो रहे हैं, कहानी आप पहले सुन चुके होंगे। तो यह युवा अध्यापक उप कुलपति जो बन चुका होता है, उस समय कांग्रेस के संपर्क में आता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के संपर्क में आता है। फिर जाकर के उसको भारतीय संविधान सभा का मेंबर बनता है। उसी मेंबर को बनने के बाद से उसको रूस भेज दिया जाता है भारत का राजदूत बना करके। फिर राजदूत बनाने के बाद से फिर जब दोबारा बुलाया जाता है, जब भारत आजाद हो जाता है, तो उसको भारत का उपराष्ट्रपति बना दिया जाता है। भारत का उपराष्ट्रपति 2 टर्म होने के बाद से फिर भारत के हुए राष्ट्रपति हो जाते हैं। ये उनकी पूरी जीवनी है। भारत के राष्ट्रपति हो जाने के बाद से जब कोई एक साधारण सा शिक्षक जब राष्ट्रपति हो जाए, तो वाकई ये गर्व करने वाली बात है। और ये गर्व बस केवल उनको नहीं है, ये गर्व पूरे शिक्षक समाज को है, पूरे शिक्षक समुदाय को है। उनके वजह से एक ऐसा दिन भी हम लोग को मिलता है जिस समय हम लोग भी थोड़ा एंजॉय करते हैं। बाकी नकारात्मकता का दौर बहुत ज़्यादा है।
अभी कोशिश ये है कि सब लोग किसी तरह से सकारात्मक रहें। तो कुछ 2-3 तरह के टिप्स आपको देता हूँ। हालांकि टिप्स देने की हैसियत मेरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अपने अनुभव से जो सीखा है जो आपको अभी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एज अ टीचर इफ यू आर मूविंग टू योर क्लासरूम और आपके क्लास का सबसे कमजोर बच्चा जब आपको नजर आता है तो उसको ये कहने के बजाय कि तुम पास नहीं करोगे, उसको अगर ये कहा जाए कि तुम तब पास करोगे जब पढ़ाई करोगे, ज्यादा अच्छी लाइन है। और एक कोशिश की जानी चाहिए किसी भी टीचर को कि ऐसे ही बोले। अभी मैंने हाल ही में एक वीडियो देखा था 3-4-5 दिन पहले। उस वीडियो में देखा कि एक था कि फीडबैक इज रिक्वायर्ड बट फीडबैक विद द पॉजिटिव नोट इज मोर रिक्वायर्ड। आप किसी चीज का फीडबैक दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत जरूरी है। किसी भी हम लोग बीएड किए हैं, बीएड के बाद से हम लोग सीटेड, बीएड में तो थोड़ा कम पढ़ाई किए, सीटेड में थोड़ा ज्यादा पढ़े। तो उस समय असली में समझ में आया कि टीचिंग क्या है। और उसी टाइम में समझ में आया कि अगर यदि आप किसी को अगर कुछ भी अगर फीडबैक दे रहे हैं तो फीडबैक के साथ साथ पॉजिटिव नोट का जोड़ना कितना जरूरी है। तो जब भी फीडबैक दिया जाए तो फीडबैक के साथ साथ एक पॉजिटिव नोट भी बच्चों को दिया जाए और ये ज्यादा कामगार है। अभी रोज सोचता हूँ कि यूट्यूब पे एक वीडियो बनाऊंगा कि किसी आइडियल टीचर के अंदर क्या क्या गुण होनी चाहिए। हाउ कैन अ पर्सन बी आइडियल टीचर। अभी बहुत बार सोचता हूँ, एक पीपीटी बनाया था, फिर रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया, हालांकि मैं करूँगा उसके ऊपर। हालांकि इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि अभी, हालांकि एक और बात बताता हूँ आपको, इसी के साथ साथ जोड़ता हूँ, आपको दोनों पक्ष समझ में आ जाएंगे। एक्चुअली हुआ क्या, एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर था, यूट्यूब पे आकर के बहुत अच्छा बोलता था। पता चला एक दिन वो चोरी में पकड़ा गया। एक दिन चोरी में पकड़ा, सच बोल रहा हूँ, अभी 3-4 दिन पहले का न्यूज़ है, इसको देखा था कि चोरी में पकड़ा गया। तो ऐसा नहीं है कि जो आदमी आपको सलाह दे रहा है वो हमेशा से 100% उसके ऊपर खरा ही उतरता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेकिन सकारात्मकता को फैलाने का एक अच्छा चीज ये है कि आप दुनिया में आप चाहे किसी से भी झूठ बोल रहे हैं, आप खुद के प्रति ईमानदार होते हैं। आपको पता होता है कि आपको क्या करना है, आप दुनिया के सामने अपने मुंह से कुछ भी निकालिए, लेकिन आपको सच पता होता है कि भाई मैंने क्या किया है और सच्ची बात कितनी है। आपके कलेजे को ये बात पता है, आपका दिमाग इस बात को जानता है। तो दुनिया में आप चाहे भले किसी को कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन आप खुद के प्रति ईमानदार होते हैं। इसलिए अगर यदि आप कहीं भी कुछ सकारात्मक बात कह रहे हैं तो कभी ना कभी ये दौर आएगा, भले आप कहीं पे झूठ बोल रहे हो, लेकिन आपको सच्ची बात याद आएगी। आपको लगेगा कि नहीं, वो एक्चुअली मेरे मुंह से निकला हुआ शब्द है, तो इसका पालन होना चाहिए। कोई और करे या ना करे, आप उस सकारात्मकता के ऊपर एकदम बिल्कुल एक तरह से जरूर कोशिश करेंगे कि आप उसके ऊपर अडिग रखें। दूसरी बात यह है टीचर्स के लिए कि एक तो क्लासरूम पॉजिटिव नोट के साथ छोड़िए। दूसरी बात है कि कभी भी कोशिश की जानी चाहिए कि एक सकारात्मक एक अच्छा टीचर कैसे बने, एक अच्छा टीचर कैसे बने। और आपको जब भी जरूरत हो तो आप दूसरे की से मदद लीजिए, लेकिन आपका जो एटीट्यूड है वह बिल्कुल टीचर का ही होना चाहिए, चाहे जिस जहाँ कहीं पे भी हो। मैंने एक अभी हाल ही में यूट्यूब पे वीडियो बनाया था, अभी भेजा था कुछ दिन पहले कि टीचर्स लोगों को सोशल मीडिया कैसे यूज करना चाहिए। सोशल मीडिया यूज करना बहुत अच्छी बात है, और टीचर सोशल मीडिया का कैसे यूज करें। और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, कभी फिर बाद में दोबारा डिस्कस करेंगे। बच्चों के लिए कुछ नोट है, क्योंकि आया हूँ टीचर्स डे पे बोलने, 2 लोग टारगेटेड ऑडियंस हैं, तो इसलिए दोनों के लिए बोल रहा हूँ। बच्चों के लिए ये है कि आप जब जीवन में जब किसी बड़े ओहदे पे पहुंच जाइए तो कोशिश करिए कि आपके ऑफिस का, आप जिस किसी डिपार्टमेंट में हो, आपके उस डिपार्टमेंट का जो सबसे निचले तबके का अधिकारी है, जो सबसे निचले तबके का जो व्यक्ति है, उसका आप सम्मान कीजिए। आपको मौका मिला है इतने बड़े स्कूल में पढ़ने का, उस आदमी को उतना आपके जितना मौका नहीं मिला, इसलिए वह उस काम को कर रहा है। अगर यदि उसका रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो फिर आपके पढ़े लिखे होने का कोई मतलब नहीं। इसलिए आप जहां पे भी जाइए, आप कोशिश करिए कि उस छोटे से छोटे अधिकारी का, उस छोटे से छोटे व्यक्ति का
आपको सम्मान करना चाहिए, चाहे आपके सामने जो भी हो सकता है उनसे कोई बड़ी गलती हो जाए, हो सकता है कभी उनसे कोई छोटी गलती हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। वे लोग गलतियां करेंगे, इसलिए गलती करेंगे क्योंकि आपको जितना मौका मिला उतना मौका उन लोगों को नहीं मिला है कभी भी। इसलिए आप अगर यदि किसी ऊंचे ओहदे पर कभी पहुंचिएगा तो कोशिश कीजिएगा कि उस छोटे, उस निचले तबके का व्यक्ति जो है उसका आप सम्मान करना नहीं भूलें, उसको जरूर सम्मान कीजिए, उसका सम्मान जरूर कीजिए। इसके अलावा ये तारीख खत्म करने के लिए है बात। टच हुआ छोटे बच्चों का सम्मान है, छोटे लोगों का। एक और बात देखिए, जैसा मैंने बोला कि हाँ गलतियां भी लोग करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपको उनका सम्मान करना आना चाहिए। एक और बात बोलना था, दुनिया में का कोई भी व्यक्ति जो कि ज्ञानी बनना चाहता है लेकिन किताब पढ़ना नहीं चाहता तो अभी ज्ञानी नहीं बनेगा। बात नकारात्मक किसी को भी लग सकती है, लेकिन अगर यदि आपको ज्ञानी बनना है तो आपको किताब पढ़ना पड़ेगा। आप किताब पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि इस दुनिया के बाहर भी कोई और भी दुनिया है जो कि आपको अपनी इस खुले आंखों से दिखाई नहीं पड़ती है। आप जब किताब पढ़ेंगे तब आप जानेंगे कि इस दुनिया में जितने लोग रहते हैं, इस दुनिया के बाहर भी ठीक इतने ही लोग रहते हैं। जब आप किताब पढ़ेंगे तब आप लोगों को माफ करना सीखेंगे। जब आप किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक शेर के ऊपर एक सवा शेर भी होता है। जब आप किताब पढ़ेंगे तब आपको मालूम चलेगा इस दुनिया में आप जितना कुछ देख पा रहे हैं, इस दुनिया के बाहर भी बहुत कुछ देखने को है। जब आप किताब पढ़ेंगे तब आप सपने देखना शुरू करेंगे। जब आप किताब पढ़ेंगे तो फिर आपको एक रास्ता मिलेगा कि आखिर उन सपनों को पूरा कैसे किया जाए। और एक तभी संभव है जब आप किताब पढ़ना शुरू करेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंग्लिश समझ में नहीं आता है। आपने कितने घंटे पढ़ा इंग्लिश? कैसे समझ में आ जाएगा? लोग बोलते हैं कि मैथ बहुत हार्ड सब्जेक्ट है। हमको तो बड़ी प्राउड है भैया, मैंने क्लास 10 में 96 नंबर लाया गणित में, बहुत प्राउड है। मुझे क्लास 12 में 91 नंबर आए मैथ्स में, मुझे बड़ी प्राउड है इस बात का। मुझे तो नहीं कठिन लगता। ऐसा नहीं है मैं बहुत मैथ का बहुत बड़ा विद्वान आदमी हूँ, अरे हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा बस केवल इतना बोलना है कि आप किताब पढ़ेंगे तो ही आप उसको जानेंगे। आप बिना किताब पढ़े नहीं जान सकते। तो अगर यदि आपके अंदर थोड़ी सी भी सकारात्मकता है, थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी है, तो आपको ये सभी बातें ठीक लगेंगी और आपको लगेगा कि जो बातें यहाँ पे कही जा रही हैं वह बातें किसी नकारात्मक तरीके से नहीं आपके पास पहुंचाई जा रही हैं, नहीं परोसी जा रही हैं। उसका मतलब है कि अगर यदि आप टीचर्स डे के दिन स्कूल आए हैं तो आप इस टीचर्स डे के दिन भी कुछ सीख करके जाइए, कुछ अच्छी चीजें जानिए। खैर, मैंने जो भी बोला था कोई तैयारी नहीं किया था, अचानक दिमाग में आता गया, बोलता गया। थैंक यू सो मच। आनंद भैया को गाना है, आनंद भैया को गाना है, आनंद भैया को गीत गाना है।